नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप 31 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जिसमें जानने वाले ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। आज जनवरी माह का अंतिम दिवस 31 जनवरी और 31 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, एक धारीदार घोड़ा और जो पाया जाता है सामान्यतया अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप। और इसके कुछ मैं देश आपको बता दूं जहां पे सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। इथोपिया, केन्या, कैमरून और इथोपिया का दक्षिणी भाग से लेकर केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप तक ये पाया जाता है। वैसे देखा जाए तो ये 3 प्रकार की प्रजातियों के अंदर होता है। वो प्रजातियों के बारे में आपको बता दूं कि एक तो होता है ग्रेवी जेब्रा, दूसरा मैदानी और तीसरा पहाड़ी जेब्रा। और इसी को संरक्षित करने के लिए अफ्रीका वन्यजीव फाउंडेशन लगातार ये प्रयास में रहता है कि इनकी संख्या जो दिन प्रतिदिन कम हो रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए। वैसे देखा जाए तो तीनों प्रजातियों के अंदर जो मुख्य रूप से दुर्लभ प्रजाति का जो जेब्रा वर्तमान में जो रह गया है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा लगातार कम होती चली जा रही है, उस प्रजाति का नाम है ग्रेवी जेब्रा। बात करते हैं, इसकी शुरुआत होती है 2012 से ये दिवस लगातार बनाया जा रहा है। और अफ्रीका महाद्वीप में वन्य जीव जो फाउंडेशन है उसके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करी गई है, एक बताई गई है, जिसके अंदर लगभग 3 दशकों में जेब्रा की प्रजाति 54% कमी से जूझ रही है। और वर्तमान में जेब्रा लगातार कम हो रहे वन्य जीवों के अंदर सबसे उसका नंबर पहला स्थान उसका आता है। आप देख रहे हैं इस पिक्चर के माध्यम से, जो धारियों वाला जो घोड़ा है, इसके अंदर काली और सफेद 2 प्रकार की धारियां आपको देखने को मिल रही हैं। काली जो धारी है उसको सामान्यतः ये कहा जाता है कि काली जो किसी प्रकार का जो काला जो रंग होता है वो सूर्य की किरणों को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, इसलिए ये अपने आप को गर्म रख पाता है। जबकि सफेद धारियां हैं वो इसको ठंडा रखने में करती हैं सहयोग। तो आप देख रहे हैं आज अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस जो 31 जनवरी को मनाया जाता है। 12 सालों से इसको लगातार मनाया जा रहा है, क्योंकि 2012 से इसकी शुरुआत हो जाती है। और सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है तो पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और इसी को वन्य जीव जो एक बहुत बड़ा जो जीव आप देख रहे हैं, इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए कि अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिवस के साथ में। और दिवस आपने देख लिया कि अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस जो 31 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि आज करंट अफेयर्स की क्लास का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, उससे पहले जानते हैं कि आज जनवरी माह के उन महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में एक बार ग्लांस करके चर्चा कर लेते हैं कि आज महीने का अंतिम दिवस और इस महीने हमने कौन कौन से दिवस मनाए उनके बारे में करते हैं चर्चा। 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस, जबकि 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले जयंती, 4 को विश्व ब्रेल दिवस, 5 को विश्व पक्षी दिवस, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस और 15 जनवरी को सेना दिवस। अब बात करते हैं 16 जनवरी की। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, 17 जनवरी को ग्राहक सेवा दिवस, 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस, जहां पर
मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो भारत आए थे। अब बात करते हैं 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रहलाद दिवस और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती। लाल पाल बाल की एक तिकड़ी, और इनका जन्म दिवस भी कब मनाया गया? 28 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस, जो हमने कल सेशन की शुरुआत करी तो उसमें जाना था कि महात्मा गांधी और इनके अलावा 3 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसके अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनका जन्म दिवस भी कब मनाया जाता है? शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। क्योंकि 30 जनवरी वैसे देखा जाए तो दोनों को कह सकते हैं कि गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो तो हुई थी 31 जनवरी को, और 23 मार्च को इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। लेकिन वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर शहीद दिवस 2 तारीखों में मनाए जाते हैं, लेकिन शहीद दिवस का एक जो वर्ड है, जो शब्द है, वो तो 31 जनवरी को भी यूज में लिया जाता है, जब गांधी जी की उस दिन क्या होती है? हत्या होती है। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, और साल था 1948। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिवस के पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला टीका कार्यक्रम शुरू किया है? विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन? द आंसर गोज टू कैमरून। अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश जहां पर मलेरिया एक परजीवी रोग, जिसकी वजह से अफ्रीका महाद्वीप में साल में लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, और इसी के लिए इस प्रकार का एक महाअभियान चलाया गया जहां पे बच्चों के लिए पहला टीका कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आंसर हो रहा कौन सा इसका? कैमरून। वैसे देखा जाए तो कैमरून अगले साल का मतलब 2024 के अंदर 2.5 लाख बच्चों को उसने टारगेट किया है, जहां पर 1 साल के अंदर वो इतने टीके उन बच्चों को लगाने वाला है। अब बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया भारत के अंदर भी पाया जाता है, और सबसे ज्यादा तादाद के अंदर यहां पे भी लोग इससे ग्रसित रहते हैं। अब विश्व की पहली मलेरिया की जो टीका जो आया है, उस टीके का नाम क्या है? RTS-AS01। इसके अलावा 2 टीके और इजाद किए गए जिनको मस्केरस नाम से भी उनको जाना जाता है, और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मलेरिया के सबसे ज्यादा केसेस अपने को देखने को मिलते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा कि ऐसा वो देश जिसने बच्चों के लिए दुनिया का पहला टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करी है, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? कैमरून। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाने का यह प्रयास है। मध्य अफ्रीकी राष्ट्र अगले वर्ष 2,50,000 बच्चों को टीकाकरण करने का वो लक्ष्य रख रहा है। अफ्रीका में हर साल 6 लाख मौतें इसी परजीवी बीमारी से हो जाती हैं। मलेरिया के जो 2 टीकों के बारे में मैंने बताया, जिसको मस्केरिस नाम से उनको जाना जाता है, और ये टीके ऑलरेडी पहले से इजाद हो चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, और प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि केप वर्दे नामक एक छोटा सा देश जिसको मलेरिया मुक्त राष्ट्र अभी WHO के द्वारा किया गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका? केप वर्दे। अफ्रीका का एक राष्ट्र है, छोटा सा राष्ट्र है, जिसको WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त उसको प्रमाणित कर दिया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21। इससे पहले RTS-AS01 ऑलरेडी पहले से ये वर्तमान में संचालित है, जो दुनिया की पहली वैक्सीन किसके लिए थी? मलेरिया के लिए थी। अब बात करते हैं कि 2008 के अंदर पहली बार मलेरिया दिवस मनाने की शुरुआत होती है, और ये कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आप देख रहे हैं यहां पे ये अफ्रीका महाद्वीप, और पूरे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही मलेरिया से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। ये जो परजीवी जो एक रोग, और इसी के लिए इस प्रकार का एक महाअभियान कैमरून एक छोटा सा राष्ट्र, उसके द्वारा बच्चों के लिए इस प्रकार का टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंदर 2024 के अंदर 2.5 लाख बच्चों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इसी को संसद कहा जाता है। और अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति महोदया ने एक व्यक्ति को नामित किया है, राष्ट्रपति
अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और उसी क्रम के अंदर सतनाम सिंह संधू, जिन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना करी और एक बहुत बड़ा नाम चंडीगढ़ के लिए, और उन्होंने गरीब तथा असहाय वर्ग और छात्रवृत्ति बच्चों को प्रदान करने के लिए, जिसमें बच्चे हायर एजुकेशन को पा सके, और उन्हीं का ये सामाजिक कार्य इनके काम आया और राष्ट्रपति महोदया ने इनको उन 12 सदस्यों के अंदर कर लिया इनको शामिल, और ये बन गए हैं राज्यसभा के सदस्य। तो इनका जो कार्यकाल होता है, वैसे दिखा अगर बात करते हैं तो 6 वर्ष। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है सदस्यों का, वो कितने होता है? 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और लोकसभा जो है विघटित हो जाती है, लोकसभा विघटित हो जाती है कि जिस प्रकार चुनावों का ऐलान होता है, तो सभी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं? उनका त्याग पत्र मान लिया जाता है, और ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। नष्ट का मतलब कि लोकसभा के अंदर जो सदस्य थे वो दोबारा जब चुन करके आएंगे तभी वहां पे वो बैठ पाएंगे। लेकिन यहां पर राज्यसभा ये होता है परमानेंट सदन। इसके अंदर कोई ना कोई सदस्य तो लगातार बना रहेगा। वो कैसे? हर 2 साल, हर 2 साल के बाद में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? 1/3 सदस्य हो जाते हैं रिटायर, और चुन लिए जाते हैं, और उसके बाद में हर 2-2 साल के बाद में चुन लिए जाते हैं। तो कभी भी विघटित नहीं होता, परमानेंट है ये सदन। और इसके अलावा लोकसभा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, जो 5 साल के बाद में विघटित हो जाता। और इसी की क्रम के अंदर सतनाम सिंह संधू को इस बार राज्यसभा के जो 12 सदस्य जो मनोनीत करे जाते हैं, उसके अंदर इनका नाम अभी शामिल किया है हमारे राष्ट्रपति महोदया द्वारा। 12 सदस्य चुन लिए जाते हैं। अब कौन कौन से क्षेत्रों से चुने जाते हैं? तो शिक्षा, साहित्य, कला, सामाजिक क्षेत्र, अंतरिक्ष अनुसंधान और खेल जगत। इस प्रकार की जो हस्तियां होती हैं उनको यहां पे मनोनीत किया जाता है। जो आज का जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? सतनाम सिंह संधू। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सतनाम सिंह संधू, इनके द्वारा 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सीजीसी की स्थापना की गई। उन्होंने 2012 के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करी है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा के सदस्य जो 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। और वैसे देखा जाए तो कि राज्यसभा के अंदर सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, वो अपने आप ही स्वतः ही क्या बन जाता है? राज्यसभा का सभापति बन जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और हर 2 साल के बाद में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। किस देश ने अंतरिक्ष में महदा, केहान 2 और हत्फ नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? महदा एक अंतरिक्ष उपग्रह, इसके अलावा ये दोनों जो उपग्रह हैं हत्फ और ये भी एक नैनो उपग्रह, और ये ईरान के द्वारा हाल ही के अंदर प्रक्षेपित करे गए। इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? ईरान होने वाला है, जिन्होंने इन तीनों उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। हाल ही के अंदर ईरान इसलिए चर्चाओं में भी बना हुआ था कि पाकिस्तान तथा ईरान के मध्य संघर्ष की स्थिति भी अपने को देखने को मिली, जहां पे दोनों देशों ने एक दूसरे के क्षेत्र के अंदर वहां पे मिसाइलों के माध्यम से अटैक करेंगे। और दोनों ही मुल्कों का यह कहना था कि कुछ ऐसे अतिवादी संगठन है जो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं काम, और वहां पे उन लोगों को वो क्या बना रहे हैं? निशाना बना रहे हैं। इसलिए दोनों देशों के अपने अपने तर्क। और पश्चिमी मध्य एशिया का ये देश ईरान, राजधानी इसकी तेहरान।
अब बात करते हैं भारत के संदर्भ के अंदर ईरान क्यों इंपोर्टेंट है। हाल ही के दौरान देखा गया कि विदेश मंत्री ने ईरान की करी थी यात्रा, और वहां पे आपने देखा होगा एक शास्त्रीय भाषा, और उस शास्त्रीय भाषा का नाम कौन सा था? फारसी। इसको भी, फारसी भाषा को भी शास्त्रीय भाषा के अंदर क्या कर लिया गया था? चुन लिया गया था, उसको उसमें शामिल कर लिया गया। फारसी भाषा जो मुगल काल के अंदर यूज में ली जाती थी एज ए राजकीय भाषा, राजकीय भाषा के अंदर इसको यूज लिया जाता था, और उसी के संदर्भ के अंदर वहां हमारे जो विदेश मंत्री थे उन्होंने शास्त्रीय भाषा के तौर पे फारसी को भी शामिल किया था। आंसर इसका होने वाला है कौन सा? ईरान। इसके अलावा ईरान भारत के लिए क्यों इंपोर्टेंट है? चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह जो भारत की पहुंच को मध्य एशिया तक पहुंचाने का बड़ा काम करता है, तो ये भी भारत के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है। और भारत का एक प्रमुख कच्चे तेल का निर्यातक, हम उन शीर्ष राष्ट्रों के अंदर ईरान भी शामिल है जहां से हम कच्चे तेल का आयात भी करते हैं। तो चलिए इसका जो आंसर होने वाला है मेहदा, केहान-टू और हत्फ नामोतिम, ये कहां से संबंध करते हैं? ये ईरान से संबंध रखते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। ईरान महदा एक अनुसंधान उपग्रह है, जबकि केहान-टू और हत्फ वैश्विक स्थिरता संचार पर केंद्रित एक नैनो उपग्रह है, जिनको हाल ही के दौरान प्रक्षेपित इनको किया गया था ईरान के द्वारा। हाल ही में पाकिस्तान तथा ईरान के मध्य संघर्ष की स्थिति देखने को मिली थी, और ईरान के साथ में चाबार बंदरगाह को विकसित करने तथा भारत की मध्य एशिया में पहुंच बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय जो करार है वो हाल ही के दौरान किया गया था। चलिए जानते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? विच कंट्री विल डंप 54,000 टन्स ऑफ कॉन्टिनेंटेड न्यूक्लियर प्लांट वेस्टेड इनटू पैसिफिक ओशंस? द आंसर गोज टू जापान। वो इस प्रकार का कचरा प्रशांत महासागर में बहाने वाला है। अभी हमने पहले जो सेशन करा था उसके अंदर बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो सुनामी की वजह से लीक हो गया था, और उसके बाद में इस संयंत्र को दोबारा दुरुस्त करके इसको दोबारा चला लिया गया है, इसको ऑपरेट करने की स्थिति अभी आ गई है। तो ऐसा राष्ट्र कौन सा बना था? वो भी बना था जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। और हाल ही के दौरान जापान भी इसलिए चर्चाओं में था जिसके अंदर भारत के साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? और जापान का एक हवाई अड्डा, हनोई हवाई अड्डा, सीरियम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे समय प्रबंधन वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? होकेडो हवाई अड्डा जो जापान का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो किसके पास में है? जापान के पास में। फेमियो किशिदा इसके प्रधानमंत्री, और राजधानी इसकी टोक्यो। 4 द्वीपों वाला एक छोटा सा राष्ट्र और काफी विकसित, और भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो जापान की आर्थिक मदद से ही वर्तमान में चल रहे हैं, जिसके अंदर अहमदाबाद से जाने वाला बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है जो मुंबई तक जाता है उसका निर्माण कार्य है, और उसके अंदर जो आर्थिक मदद देने वाला राष्ट्र कौन है? वो भी जापान है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। जापान दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू करने वाला देश बना है। सीरियम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे समय प्रबंधन का हवाई अड्डा कौन सा बना है? हानेडा हवाई अड्डा है जो टोक्यो के अंदर है। हेनले पासपोर्ट के अनुसार जापान का प्रथम स्थान है। कह सकते हैं कि जापान पासपोर्ट की स्थिति के अंदर सबसे मजबूत पासपोर्टों में से एक है। प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा, जबकि इसके जो 4 द्वीप है जिसमें होकाइडो, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, शिकोकू और किशु, और राजधानी इसकी टोक्यो। प्रश्न संख्या 5। समेली परियोजना का संबंध किस राज्य से है? समलेश्वरी माता मंदिर, और उसी के आसपास मंदिर प्रबंधन तथा महानदी के तट को विकसित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। स्पोर्ट्स कैपिटल के नाम से विख्यात भुवनेश्वर हाल ही के दौरान चर्चाओं में भी बना हुआ था, और कलिंग साहित्य
कलिंग साहित्य समूह, कलिंग साहित्य सम्मेलन जो भुवनेश्वर में किया गया था। और अभी हाल ही के अंदर अल्टीमेट खो खो, अल्टीमेट खो खो का आयोजन कहां किया गया था, यह भी भुवनेश्वर में किया गया था। और सम्मेली परियोजना का संबंध भी किस राज्य से, उड़ीसा से ही इसका संबंध है। इसके अलावा उड़ीसा का जो डोंगरियो कोद शोल है उसको भी हाल ही के अंदर जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं मां समलेश्वरी मंदिर के आसपास एक विरासत कॉरिडोर का निर्माण करना और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा तथा मंदिर तक बेहतर पहुंच और महानदी तट को विकास करना इसके अंदर क्या है, शामिल है। एक तटीय राज्य और जिसकी राजधानी है कौन सी, भुवनेश्वर, और वहां के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम नवीन पटनायक। अब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स सिटी कैपिटल के तौर पे भी आजकल इसको जाना जा रहा है। और उड़ीसा सबसे ज्यादा, वैसे देखा जाए भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर जो मैग्नीज का जो उत्पादन करता है वो राज्य भी कौन सा है, वो भी उड़ीसा ही है। इसके अलावा 2023 के अंदर हॉकी का जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो कहां पे खेला गया था, वो भी उड़ीसा में खेला गया था, जहां पे जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके और उस विश्व कप को अपने नाम किया था। तो आप देख रहे हैं उड़ीसा का मां समलेश्वरी मंदिर, और इसीलिए वहां पे एक सम्मेली योजना का उद्घाटन वहां पे किया गया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किस राज्य सरकार के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर करे? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के पास में साथ में इस प्रकार का एक समझौता एनटीपीसी ने किया है। एनटीपीसी एक सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी जिसका स्वामित्व जो है वो सरकार के हाथ में है। सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी के तौर पे भी इसको भारत की पहली कंपनी जाना जा रहा है। और विश्व की 700 कंपनियां वर्ल्ड की जो थी, जहां पे सबसे ज्यादा कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी और अच्छी कार्य दशा वहां पे मिलती है, जिसके अंदर एनटीपीसी का जो स्थान था वो कितना था, 261वां स्थान था। और अभी हाल ही के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 80,000 करोड़ रुपए का ये क्या करने वाली है, निवेश करने वाली है। उद्देश्य क्या, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इस प्रकार का एक समझौता महाराष्ट्र सरकार के साथ में एनटीपीसी ने किया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है और 1 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता तक हरित हाइड्रोजन और डेरिवेटिव हरित अमोनिया, हरित मैथनॉल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के इस प्रकार का एक समझौता किया है। 80,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। भारत की एकमात्र एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी जो विश्व रैंकिंग में शीर्ष नियोक्ता 700 कंपनियों में से 261 स्थान पे इसने अभी अपना स्थान वहां पे बनाया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के पहले हरित अमोनिया संयंत्र के लिए आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ में भी समझौता किया है। और वर्तमान में एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। और हाल ही के अंदर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया जिसके अंदर जितने भी जो हीरा व्यापारी थे वो गुजरात की तरफ मूव कर रहे थे, पलायन कर रहे थे, क्योंकि वहां पे उनको व्यापार करने की जो दशाएं थी, जो कंडीशन थी, वो ज्यादा बेहतर देखने को मिल रही थी। और इसीलिए वहां पे सूरत के अंदर डायमंड बोर्स नाम का एक बहुत बड़ा विश्व का कॉम्प्लेक्स बनाया गया और वहां पे सबसे ज्यादा हीरो व्यापारी करते हैं कारोबार। और इसी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी इनको रोकने के लिए एक ज्वेलरी पार्क वो भी मुंबई में ही बनाया था। तो हाल ही के अंदर महाराष्ट्र और मुंबई इसलिए भी चर्चाओं में बने हुए थे। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? उत्तर पूर्व के जो 7-8 जो राज्य हैं, जिसके अंदर सिक्किम, वैसे देखा जाए तो 7 सिस्टर है और 7 सिस्टर के बाद में एक सिक्किम ऐसा एक राज्य, तो टोटल वहां पे जितने भी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसके अंदर पहली बार प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की एक आधारशिला रखी गई। किस राज्य में रखी गई है, कौन सा उसका जिला है? तो आंसर इसका हो जाएगा डिब्रूगढ़ एक जिला और गुवाहाटी के पास, गुवाहाटी असम की राजधानी। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो तो कौन सा होने वाला है, डिब्रूगढ़ और ये असम, जहां पे पूर्वोत्तर राज्यों का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल वहां पे उसको बनाया जा रहा है। 15 एकड़ जमीन पर 100 बेडों वाला एक अस्पताल वहां पे बनाया जाएगा, जिसमें 100 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, निवेश करने की घोषणा इसमें की गई है। और हाल ही के दौरान
असम इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि मिशन गुणोत्सव ये क्या है, स्कूली बच्चों को प्रबंधन तथा गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए असम राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया वो विशेष अभियान। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हाल ही में टाटा ग्रुप ने असम सरकार के साथ में किया है। तो आप देख रहे हैं इसका जो आंसर होने वाला है, पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहां पे रखी गई, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान पूर्वोत्तर राज्यों का पहला प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान है, उसकी आधारशिला वर्तमान में यहाँ पे रखी गई। 100 बेडेड हॉस्पिटल इन डिब्रूगढ़। 15 एकड़ में भूखंड पर 100 करोड़ का यहाँ पे किया जाएगा निवेश और 100 बिस्तरों वाला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल ये बनने वाला है, जिसमें क्रोमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, मधुमेह, अस्थमा तथा एक्यूप्रेशर जैसी सुविधाओं से युक्त होने वाला है। असम सरकार के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, छात्रों के प्रदर्शन के लिए समग्र मूल्यांकन हेतु गुणोत्सव 2024 की शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार इस साल किस व्यक्ति को दिया गया? भारत के 46वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था रंजन गोगोई, वर्तमान में वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनको असम वैभव नामक पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। तो इसका जो आंसर है वो भी कौन सा हो रहा है, रंजन गोगोई। ये भी वर्तमान में चर्चाओं में बने हुए थे असम वैभव पुरस्कार की वजह से। प्रश्न संख्या जान लेते हैं 8वां। FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने भारत को हराकर, भारत इसमें बनता है उपविजेता, भारत बनता है इसमें उपविजेता और नीदरलैंड बनता है इसके अंदर विजेता। और ये ओमान के अंदर खेले जा रहे हैं। अभी पुरुष कैटेगरी का जो फाइनल है वो अभी आज 31 जनवरी, आज महीने का अंतिम दिवस, और ये भी वर्तमान में वहां पे खेला जा रहा है, जहां पे महिला वर्ग ने उपविजेता कैटेगरी के अंदर ट्रॉफी प्राप्त करी है, जबकि विजेता ट्रॉफी नीदरलैंड के हाथ में लगी है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। नीदरलैंड उपविजेता भारत है। आयोजन इसका 24 से लेकर के 27 जनवरी मस्कट ओमान में इसका किया गया था। कुल टीमों की जो संख्या थी वो थी टोटल 16, और वर्तमान में पुरुषों के जो इवेंट्स के जो है वो चीजें अभी खेली वहां पे जा रही हैं। भारतीय टीम के कप्तान जिनका नाम रजनी एतमारकू गोलकीपर है और उप कप्तान थी महिमा चौधरी। FIH हॉकी 5S पुरुष विश्व कप जो 2024 में वर्तमान में जो खेला जा रहा है, और इसकी जो तिथि है वो क्या, 28 से लेकर के 31 जनवरी, जो कि आज है 31 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की स्थापना होती है 7 जनवरी 1924 में, और भारत IHF का बनने वाला एशिया का पहला राष्ट्र। एशिया का पहला राष्ट्र कौन सा बना था? भारत बना था। और वैसे देखा जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो भी कौन सा है? हॉकी। चलिए जानते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा किसने जीती? Who won the men's 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट्स एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024? The answer goes to दिव्यांश सिंह परमार। इन्होंने स्वर्ण पदक इस स्पर्धा के अंदर अपने नाम किया। देख लेते इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। दिव्यांश सिंह पवार नाम है इनका, और काहिरा मिस्र में आयोजित की गई थी, और 632.4 के स्कोर के साथ में क्वालिफिकेशन राउंड के अंदर सीट्स पे रहे थे, और उसके बाद में इन्होंने स्वर्ण पदक को भी अपने नाम किया। महिला वर्ग में सोनम उत्तम मस्कर ने रजत पदक जीता था। तो ये भारत के 10 मीटर राइफल शूटिंग का बड़ा चेहरा। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के लिए 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? अब बात करते हैं कि अमेरिका जैसा देश भी चाह रहा है कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पर्यटक आए, और उसके अंदर विश्व के जितने जो देश हैं उसमें अमेरिका सबसे ज्यादा जाना पसंद कौन करते हैं, उस कैटेगरी के अंदर भारत को मिला है 5वां स्थान। और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, और वहां के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जो बाइडेन। अभी 2024 के अंदर वहां पे भी चुनाव होने वाले हैं, और वहां पे जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो कितने साल के लिए चुना जाता है? ये 4 साल के लिए चुना जाता है। भारत का अहम रणनीतिक साझेदार है अमेरिका। अब बात करते हैं हाल ही के अंदर अमेरिका क्यों चर्चाओं में बना हुआ था? तो अमेरिका इसलिए चर्चा में बना हुआ है कि अभी 1 से लेकर के और 29 जून तक वहां पे खेला जाएगा
T20 विश्व कप। T20 विश्व कप का जो आयोजन वर्तमान में कहां किया जा रहा है 2024 का, तो अमेरिका और साथ में वेस्ट इंडीज, दो ऐसे देश जहां पे संयुक्त मेजबानी के तौर पे T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा 2026 के अंदर फीफा का वर्ल्ड कप भी कहां खेला जाएगा, ये भी अमेरिका के अंदर ही खेला जाएगा, जिसके अंदर 3 राष्ट्र संयुक्त रूप से मेजबानी करने वाले हैं, जिसके अंदर कनाडा, मैक्सिको और साथ में अमेरिका। ये तीनों राष्ट्र इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भी करने वाले हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है अमेरिका, जहां पे हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के लिए 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, अमेरिका। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं अन्य चीजें। हाल ही में अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस से पहले दिया जाता था जहरीला इंजेक्शन, और हाल ही के दौरान अमेरिका इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि एक किसी व्यक्ति है जिसको नाइट्रोजन इंजेक्शन देकर के उसको मृत्युदंड दिया गया था। 2026 फीफा पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला कनाडा, मैक्सिको और यूएस से संयुक्त रूप से, जबकि अभी हाल ही के अंदर इसलिए चर्चाओं में बना हुआ था अमेरिका क्योंकि नाटो के सदस्य के रूप के अंदर तुर्की है, एक जो स्वीडन को क्या नहीं दे रहा था, मान्यता नहीं दे रहा था, और फिर अमेरिका ने एक चाल चली कह सकते हैं और कूटनीति का सहारा लिया। F-16 विमान, जो लड़ाकू विमान है, उसको देने की पेशकश किसको करी, टर्की को करी। उसके बाद में टर्की मान गया और नाटो के 32वें सदस्य के तौर पे जो स्वीडन के सामने जो रोड़े अटका रहा था टर्की है, उसने अभी क्या कर दिया, अपनी रजामंदी उसको दे दी है। और हाल ही के अंदर आप देख रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 यूएसए वेस्ट इंडीज जो 1 से लेकर के 29 जून तक 2024 के मध्य खेला जाएगा, इसका आयोजन भी कहां पे किया जा रहा है, वेस्ट इंडीज के सहयोग से संयुक्त मेजबानी वेस्ट इंडीज के साथ में अमेरिका भी कर रहा है। अब जानते हैं आज के दिवस का अंतिम प्रश्न। आज 31 जनवरी और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक प्रकाशित हुई, ये किसके द्वारा लिखी गई है। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, संजीव जोशी। संजीव जोशी है वो सलाहकार किसके हैं, अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और अनिल चौहान ये है भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ। और अभी वर्तमान में ब्रह्मोस जो मिसाइल थी उसके ये क्या है, डिप्टी डायरेक्टर भी बने हुए। ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ है संजीव जोशी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। अब बात करते हैं कि ये 75 कविताओं का एक क्या है, संकलन है, और इसको संजीव जोशी ने किया है तैयार। अब हाल ही के दौरान 2023 के अंदर कौन कौन से ऐसी पुस्तकें थी जो वर्तमान में चर्चाओं में बनी हुई थी, जिसमें चारुण निवेदिता ने लिखी थी कन्वर्जेशंस विद औरंगजेब पुस्तक, इसको लिखा। चित्रा बनर्जी ने लिखा द एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। हम सब लोगों को वैसे विदित कि इन्फोसिस के जो संस्थापक है जिनका नाम नारायण मूर्ति और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है सुधा मूर्ति, उनके द्वारा भी एक जो पुस्तक उनके जीवन पे लिखी गई वो किसने लिखी, चित्रा बनर्जी ने लिखी है। भूपेंद्र यादव जो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने भी द मोदी अनराइजिंग्स एंड ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन भी किया था। इसके अलावा भारतीय अभिनेत्री जिनका नाम ट्विंकल खन्ना, उन्होंने भी अपनी नई पुस्तक जो है उसका किया था, विमोचन किया था, वेलकम टू पैराडाइज, ये भी उन्होंने लॉन्च करी थी। और अंत में आप देख रहे हैं राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन भी किया था पुस्तक के माध्यम से। तो आज आपने उन इंपोर्टेंट प्रश्नों की कड़ी को जाना। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।